Hello students, I'm Raghavand and today we will discuss the lesson in English for students of class 12. As we have already discussed the first chapter of your Flamingo book in the classroom, so today in this video we are going to discuss the second chapter, the title of which is Lost Spring. First, I'll read the text, explain it to you, and then we will discuss the difficult word meanings also. Let us begin with the story, Lost Spring, Stories of Stolen Childhood, written by Anish Jung. हमें टाइटल से पता चलता है कि ये स्टोरी चाइल्डहुड से संबंधित है। स्प्रिंग का मतलब वसंत ऋतु से है और ये एक ऐसा मौसम होता है जब बाहर आती है और माहौल काफ़ी अच्छा होता है। वैसे ही हमारे जीवन का स्प्रिंग हमारा चाइल्डहुड, हमारा बचपन होता है। राइटर ने टाइटल को क्लैरिफाई करते हुए लिखा है स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। ये कुछ ऐसे बच्चों की कहानियाँ हैं जिनका बचपन खो गया है या चुरा लिया गया है। छोटी उम्र में ही कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आ गए जिनकी वजह से वो अपना जीवन दूसरे बच्चों की तरह व्यतीत नहीं कर पाते हैं और वो डिप्राइव्ड रह जाते हैं, यानी कि अपने अधिकारों से वंचित रह जाते हैं। Now we'll talk about the author Anish Jung. She was born in 1964 at Rourkela in India. ये एक भारतीय महिला है जिन्होंने ये कहानी लिखी है। ये राउरकेला में 1964 में इनकी पैदाइश हुई थी। शी इज़ एन इंडियन वुमेन ऑथर, जर्नलिस्ट एंड कॉलमिस्ट। शी बिलोंग्स टू एन एरिस्टोक्रेटिक फैमिली ऑफ पोएट्स। ये पत्रकार भी हैं और इन्होंने न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स और कॉलम्स लेखन का भी काम किया है। ये कुलीन कवि परिवार से ताल्लुकात रखती हैं। She received her education in Hyderabad and United States of America. अब आगे चलते हुए बैकग्राउंड ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग देखते हैं कि ये कहानी लिखने के पीछे लेखिका का मकसद क्या है। द ऑथर टेल्स अस स्टोरीज ऑफ हर इंटरेक्शंस विद चिल्ड्रन फ्रॉम डिप्राइव्ड बैकग्राउंड्स। डिप्राइव्ड बैकग्राउंड मीन्स वो बच्चे जिनसे लेखिका मिली, उन बच्चों को अपने आधारभूत अधिकार भी नहीं मिले या वो वंचित रह गए। She describes their poor condition and life in an interesting manner. The story touches the reader and it's thought provoking. इस चैप्टर में दो कहानियाँ हैं and the first one is Sometimes I find a rupee in the garbage. तो टाइटल स्टोरी का ये है कि कभी कभी मुझे कचरे के ढेर में से ₹1 मिल जाता है। हेयर वी कैन गेट द आइडिया कि ये कहानी एक रैग पिकर बॉय के बारे में है, एक कचरा बीनने वाले लड़के के बारे में है। नाउ लेट अस बिगिन विद द स्टोरी। वाई डू यू डू दिस? आई आस्क्ड साहेब, whom I encounter every morning scrounging gold in the garbage dumps of my neighborhood. यहाँ लेखिका रैग पिकर यानी कि कूड़ा उठाने वाले लड़के से, जिसका नाम साहेब है, उससे पूछती हैं कि तुम ये क्यों करते हो। ये बच्चा अनीस जंग को रोज़ मिलता है जो उनके पड़ोस में कूड़े के ढेर को उलट पलट कर उसमें गोल्ड ढूंढता है। व्हाट डू दे मीन बाई गोल्ड हेयर? यहाँ पे गोल्ड का मतलब सोने से नहीं है, बल्कि कोई मेटलिक गोल्ड से है। कोई भी ऐसी वस्तु जिसे लोग वेस्ट समझकर फेंक देते हैं लेकिन वो चीज़ कूड़े वाले के लिए कीमती है। एनीथिंग विच हैज़ सम वैल्यू फॉर द रैग पिकर्स। साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो, सेट अमिस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका। हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी। साहब काफ़ी वक्त पहले ही अपना घर छोड़कर यहाँ आ गया था। उसका घर जो कि ढाका के हरे मैदानों खेतों के बीच में था, छोड़कर इतना वक्त हो गया था कि वो अब दूर तलक भी उसकी याददाश्त में नहीं है। ढाका इज़ द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश विच इज़ नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। There were many storms that swept away their fields and homes. His mother tells him that's why they left looking gold in the big city where they now live. साहब की माँ उसे बताती है कि उनका घर समुंदर के पास में था जहाँ बहुत से तूफान आते थे और उनके घर को तहस नहस कर अपने साथ उड़ा ले जाते थे। इसी वजह से वो अपना घर छोड़कर यहाँ अवसर या कीमती चीज़ की तलाश में आकर बड़े शहर में रहने लगे।
Here also gold doesn't mean the metallic gold but something valuable for them. Go to school, I say lively, realizing how hollow advice must sound. तो लेखिका ने बिना सोचे विचारे ये बोल दिया कि स्कूल जाओ, लेकिन फिर उन्हें रियलाइज़ हुआ कि उनकी ये एडवाइस बिल्कुल मीनिंगलेस यानी कि खोखली है. Here, glibly means speaking or spoken in a confident way but without careful thought or honesty. Hollow means meaningless यानी खोखली व्यर्थ की एडवाइस. There is no school in my neighborhood. When they build one, I'll go. जब लेखिका ने बच्चे से कहा कि स्कूल जाओ तो उसने जवाब दिया कि मेरे आस पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है. जब वहाँ स्कूल बन जाएगा तो मैं जाऊँगा. If I start a school, I ask, half joking. Yes, he says smiling broadly. तो लेखिका ने फिर मजाक करते हुए उससे पूछा कि अगर मैं स्कूल शुरू करूं तो क्या तुम आओगे. तो बच्चे ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ मैं आऊँगा. A few days later, I see him running up to me. Is your school ready? कुछ दिनों बाद वो बच्चा दौड़ता हुआ लेखिका के पास आया और पूछा, क्या आपका स्कूल तैयार है. It takes longer to build a school, I say, embarrassed at having made a promise that was not meant. But promises like mine abound in every corner of his bleak world. अब जब बच्चे ने भोलेपन से राइटर से पूछा तो उन्हें अपने झूठे वादे पर शर्मिंदगी हुई और उन्होंने जवाब दिया कि स्कूल बनाने में तो बहुत वक्त लगता है. उन्हें शर्मिंदगी महसूस इसलिए हुई कि उन्होंने साहब से मजाक में बोल दिया था कि वो स्कूल खोलेंगी, जबकि उनका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था. फिर लेखिका कहती हैं कि मेरे जैसे वादे साहब की खाली दुनिया में बहुत होते हैं. यार एम्बेरस्ड का मतलब असेम्ड है. अबाउंड मीन्स एग्जिस्ट इन लार्ज नंबर्स. ब्लीक मीन्स एम्प्टी. सो After the months of knowing him, I asked him his name. कुछ महीनों तक जानने के बाद मैंने उसका नाम पूछा. साहिब आलम, he announces. Proudly उसने जवाब दिया कि उसका नाम साहिब आलम है. He does not know what it means. उसे इसका मतलब नहीं मालूम था. If he knew its meaning, Lord of the Universe, he would have a hard time believing it. अगर उसे मालूम होता कि इसका मतलब सारी कायनात का मालिक होता है तो उसे शायद विश्वास भी नहीं होता. Unaware of what his name represents, he roams with the streets with his friends, an army of barefoot boys who appear like morning birds and disappear at noon. इस बात से अनजान कि उसका नाम क्या प्रदर्शित करता है, वो दोस्तों के साथ सड़कों पे घूमता है. वो सारे के सारे नंगे पैर होते हैं. उन्होंने कोई फुटवेयर नहीं पहना होता है. वो सब के सब सुबह की चिड़िया की तरह आते हैं और दोपहर में गायब हो जाते हैं. ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम. लेखिका बताती हैं कि कुछ ही महीने में वो उनमें से हर एक को पहचानने लगी थी. वाई आर यू नॉट वेयरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन. एक से मैंने पूछा, तुमने चप्पल क्यों नहीं पहनी है. माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ. तो उसने जवाब दिया कि मेरी माँ ने चप्पल्स को सेल्फ से नीचे नहीं उतारा. उसने बड़ा साधारण सा जवाब दिया, शायद चप्पल किसी सेल्फ के ऊपर रखी थी जहाँ उसका हाथ ना पहुँचता हो. इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ. अनदर एड्स, हु इज़ wearing शूज़ दैट डू नॉट मैच. उनमें से एक जिसने शूज़ पहने हैं जो आपस में मैच नहीं करते, उसने जवाब दिया कि उसकी माँ उसे चप्पल सेल्फ से उतार कर दे भी दे तो वो उन्हें फेंक देता है. When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. जब राइटर इस बारे में टिप्पणी करती हैं कि उसने दोनों पैरों में अलग अलग जूते क्यों पहन रखे हैं, तो वो अपने पैर एक दूसरे के ऊपर रख लेता है, मानो उन्हें छुपाने की कोशिश कर रहा हो, और जवाब में कुछ नहीं कहता. I want shoes, says a third boy who has never owned a pair all his life. उनमें से एक तीसरा बच्चा जिसने अपने जीवन में कभी जूते नहीं पहने थे, उसके पास कभी जूते थे ही नहीं, उसने कहा मुझे भी शूज़ चाहिए.
Traveling across the country, I have seen children walking barefoot in cities on village roads. यहाँ लेखिका हमें बताती हैं कि देश भर में यात्रा करने के दौरान उन्होंने सड़कों में, शहरों में, गांव की सड़कों में बच्चों को नंगे पैर घूमते देखा है. इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज़ वन एक्सप्लेनेशन. अब कई लोग ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे रिवाज है, ये परंपरा है कि पैरों में कुछ जूता या चप्पल ना पहना जाए. वो इसे एक ट्रेडिशन या रिवाज का नाम दे देते हैं. I wonder if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty. Here, excuse means reason to justify a fault, bahana banana. Perpetual state of poverty means never ending condition of being poor. गरीबी की वो हालत जो कभी भी खत्म नहीं होती. So students, that's all for the day. We will discuss the rest part of the story in next video.